अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी मेरे एक दोस्त फरहान की बहन चंदा के साथ बीते हुए चंद दिनों की है। लाहौर के एक पोश इलाके में मेरा एक क्लास फेलो फरहान रहता था, जो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था और आजकल अपना कारोबार करता था। उसका कारोबार बहुत चल रहा था। हमारे एक दूसरे के साथ बहुत दोस्ती थी और मैं अक्सर उनके घर चला जाया करता था। उसके अब्बू अम्मी और भाई भी मेरे साथ काफ़ी फ्रैंक थे और कई बार हम सब लोग इकट्ठे बैठकर ताश और कैरम भी खेला करते थे। वैसे तो घर का माहौल इतना एडवांस नहीं था, लेकिन उसकी बहन साजिदा, जिसको सब घर वाले चंदा कहकर पुकारते थे, उस वक्त उसकी उम्र 16-17 वर्ष के करीब होगी और मैं उस वक्त तकरीबन 28 साल की उम्र का था। उम्र में मुझसे काफ़ी छोटी होने की वजह से भी आज़ादी के साथ मेरे सामने आ जाती थी और किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं करती थी। वो फरहान की तरह मुझे भी भाईजान ही कहा करती थी। वैसे भी मैं उनके घर काफ़ी अरसे से आ जा रहा था, जिसकी वजह से मैं उनका फैमिली फ्रेंड बन चुका था। चंदा सांवले रंग और तीखे नैन नकोच वाली सादा सी लड़की थी। मैंने कभी उसके साथ कुछ करने का दिल में भी नहीं सोचा था, इसलिए कभी भी उसकी किसी चीज़ पर गौर नहीं किया था। वैसे भी मेरी मौजूदगी में वो चादर ओढ़ कर रखती थी। ये कोई 4 साल पहले का वाक़या है कि मुझे दोपहर के वक्त फरहान का फ़ोन आया। उसने मुझे फौरी तौर पर रेस कोर्स पार्क में बुलने के लिए कहा। मैंने फौरी तौर पर गाड़ी निकाली और उसे मिलने के लिए रेस कोर्स पार्क चला गया, जहां वो पहले से मौजूद था। उसने मुझे बताया कि उसके खिलाफ पुलिस ने कत्ल का एक मुकदमा दर्ज किया है और उसे ढूंढ रही है, लेकिन उसका इस कत्ल से कोई भी वास्ता नहीं है। गुज़िश्ता रात पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा, तहम वो फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसके वालिद और छोटे भाई को पकड़ लिया है। अब घर में वालिदा और छोटी बहन है, जिनकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अम्मी तो बीमार है और कोई काम भी नहीं कर सकती, जबकि छोटी बहन भी बहुत घबराई हुई है। उसने मुझे कहा कि मैं उसके घर चक्कर लगाऊं और उनको तसल्ली दूं। मैंने उससे वादा किया कि मैं आज ही उनके घर जाऊंगा। उसने मज़ीद कहा कि मुझे भी कुछ पैसे चाहिए। मैंने उसको एटीएम मशीन से 20,000 रुपये निकलवा कर दिए और ख़ुद गाड़ी पर बैठकर उसके घर चला गया। चंदा ने दरवाज़ा खोला और मुझे ड्राइंग रूम में ले आई, जहाँ उसकी वालदा भी आ गई। दोनों बहुत घबराई हुई थी। मैंने उनको तसल्ली दी कि चंद दिनों तक सब मामला ठीक हो जाएंगे। मैं 1 घंटा वहाँ बैठा, उनके साथ बातें करता रहा। फिर उनसे इजाज़त चाही तो फरहान की अम्मी ने कहा कि बेटा, हम रात घर में अकेले नहीं रह सकते, मेहरबानी करके रात को तुम घर आ जाना। मैंने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्होंने फरहान से फ़ोन पर बात की और उसे कहा शाकिर से कहे कि रात को इधर ही आ जाए, उसने मुझसे कहा तो मुझसे इनकार ना हो सका। बहरहाल मैं उस वक्त उनके घर से निकल आया और दफ्तर चला गया और फिर रात को 10 बजे के करीब उनके घर चला गया। दोनों अभी तक मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरे जाने पर मेज़ पर खाना लगाया और हमने मिलकर खाना खाया। उसके बाद फरहान की अम्मी, जो पहले शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की मरीज़ा थी, कत्ल और उसके बाद पुलिस के छापे से बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। उन्होंने नींद की गोली ली और अपने कमरे में सो गई। चंदा ने मेरा बिस्तर दूसरे कमरे में लगाया और ख़ुद अम्मी वाले कमरे में जाकर सो गई। तहाँ मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं न जाने किन सोचों में घूम था कि रात को तकरीबन 1:30 बजे के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर पूछा तो बाहर से आवाज़ दी गई कि दरवाज़ा खोलो, पुलिस आई है। मैंने दरवाज़ा खोला तो 1 दर्जन के करीब पुलिस वाले मौजूद थे, जो दरवाज़ा खोलते ही मुझे धक्का देकर अंदर आ गए। उन्होंने सारे घर की तलाशी ली। इस दौरान चंदा और फरहान की अम्मी भी उठ गई। जब घर वालों को फरहान न मिला तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम कौन हो। मैंने उनको बताया कि मैं मेहमान आया हूँ। तो मुझे कहने लगे कि तुम भी हमारे साथ चलो। मैंने उनसे कहा कि मैं क्यों चलूँ। तो कहने लगे कि तुम्हें फरहान के बारे में मालूम होगा, जब वो पकड़ा जाएगा तो तुमको छोड़ देंगे। खैर, मैंने उनसे कहा कि आप चलें, मैं अपनी गाड़ी में आता हूँ। तो उन्होंने 2 सिपाही मेरे साथ मेरी गाड़ी में बिठा दिए। मैं थाने जाते हुए रास्ते में एक फ़ौजी अफसर दोस्त को फ़ोन किया और उनको सूरत हाल से आगाह किया, जिन्होंने कुछ करने का कहा और फ़ोन बंद कर दिया। जब थाने पहुंचा तो छापा मार टीम के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर बाहर ही खड़े थे। मेरी गाड़ी से उतरते ही कहने लगे, शाकिर साहब, आप हमें मेजर साहब के बारे में पहले ही बता देते तो हम आपको थाने आने की जहमत ही ना देते। आप घर जा सकते हैं। मामला मेरी समझ में आ गया कि मेरे दोस्त ने फ़ोन करके उनको मुझे छोड़ने का कह दिया था। घर वापसी पर मैंने दोस्त को फ़ोन करके उनका शुक्रिया अदा किया और फरहान के घर चला गया। मैं घर पहुंचा तो चंदा और उसकी अम्मी सहन में बैठी रो रही थी।
मुझे देखते ही चंदा भागकर मेरे पास आई और मेरे गले लगकर रोने लगी। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि चंदा जवान हो चुकी है। उसकी उभरी हुई छाती मेरे सीने के साथ लगी तो मेरे जहन में कई ख्यालात आए। तहम मैंने उन ख्यालात को झटक कर उसको खुद से अलहदा किया और कहा, अब कुछ नहीं होगा, तुम लोग सो जाओ। वो दोनों अपने कमरे में और मैं दूसरे कमरे में चला गया। खैर ये रात मैंने जाकर गुजारी और सुबह नाश्ता करके दफ्तर चला गया और शाम को अपने घर जाकर कपड़े चेंज करके टीवी देखने बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद चंदा का फ़ोन आ गया कि भाईजान आप अभी तक आए नहीं हैं। मैंने हैरानगी से पूछा कि मुझे आज भी आना है, तो कहने लगी कि सिर्फ आज ही नहीं, मज़ीद कई दिन तक हमारे यहाँ ही रहना पड़ेगा। खैर मैंने गाड़ी निकाली और उनके घर चला गया, जहाँ खाने के बाद फरहान की अम्मी तो नींद की गोली खाकर सो गई, लेकिन मैं और चंदा टीवी लाउंज में टीवी के सामने बैठे एक ड्रामा देख रहे थे। उस दौरान खबरनामा लगा तो हम दोनों बातें करने लगे, जिसमें उसकी पढ़ाई ज़ेर बहस थी। रात को तकरीबन 10 बजे के करीब दरवाजे पर बेल हुई तो मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो फरहान सामने खड़ा था। मैं उसको लेकर अंदर आ गया, जहाँ वो चंद मिनट तक रुका और उसने चंदा को अम्मी को जगाने से भी मना कर दिया और थोड़ी ही देर बाद वो वापस चला गया। उसके जाने के बाद मैंने चंदा से कहा कि मुझे नींद आ रही है, मैं तो सोने लगा हूँ। तो उसने कहा कि कल सारी रात अम्मी तो सोई रही और मुझे नींद नहीं आई, मैं सारी रात जागती रही हूँ, इसलिए मैंने आज आपका बिस्तर भी अम्मी के कमरे में ही लगा दिया है। मैंने इसको कहा कि मुझे इस कमरे में नींद नहीं आएगी, मैं अकेला सोने का आदी हूँ। तो कहने लगी, यह आर्डर अम्मी ने किया है, लिहाजा आपको इस पर अमल तो करना ही पड़ेगा। खैर मैं उसके कमरे में चला गया, जहाँ उसकी अम्मी बेड पर लेटी हुई थी, जबकि मेरा बिस्तर ज़मीन पर लगा हुआ था। जबकि चंदा खुद सोफे के ऊपर लेट गई। चंदा ने बड़ी लाइट ऑफ की और ज़ीरो का बल्ब ऑन कर दिया। थोड़ी देर तक हम लोग बातें करते रहे, फिर चंदा सो गई, जबकि मैं अभी तक जाग रहा था और जाने किन सोचों में मगन था। रात को किसी पहर मेरी आंख लग गई और मैं भी नींद की वादियों में पहुंच गया। अभी आंख लगी थोड़ी ही देर हुई होगी कि फरहान की अम्मी के खराटों की आवाज़ से मैं जाग गया। फिर मैं उठकर बैठ गया। अचानक मेरी नज़र चंदा की तरफ पड़ी, जो सीधी लेटी हुई थी और उसकी छाती पर कोई कपड़ा नहीं था। उसकी उभरी हुई छाती देखकर मेरा तन गया, मेरा दिल उसको फौरी तौर पर, लेकिन मैं ये सोचकर चुप हो गया कि कहीं काम ख़राब ना हो जाए। यही बातें सोचते सोचते रात के 3 बज गए। जब चंदा हुआ करते हुए उठ गई, उसने मुझे जागते हुए देखा तो फौरी तौर पर कपड़े से अपनी छाती ढांप ली और कहने लगी कि शाकिर भाई अभी तक जाग रहे हैं। मैंने जवाब दिया कि मुझे नींद नहीं आ रही। वो उठकर बाथरूम चली गई। वापस आई तो कहने लगी कि आप टीवी लगा लेते। मैंने कहा कि मैंने इसलिए नहीं लगाया कि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। तो कहने लगी कि नहीं, आप टीवी लाउंज में जाकर टीवी लगा लें, चाहे तो कोई फ़िल्म लगा लें। मैंने भी फिर इनकार किया, मगर अब कहने लगी कि चलो मैं आपको टीवी लगा देती हूँ। मैं भी उसके पीछे टीवी लाउंज में चला गया, जहाँ उसने टीवी लगा कर रिमोट मेरे हाथ में पकड़ा दिया और कहने लगी कि जो भी चैनल देखना है लगा लें। मैंने रिमोट पकड़ लिया और उससे कहा कि एक गिलास पानी ला दें। तो एकदम मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने अपने हाथ की हथेली देखना शुरू कर दी। वो पानी लेकर आई तो मुझे देखकर कहने लगी, क्या देख रहे हो? मैंने कहा कि देख रहा हूँ कि किस्मत में क्या लिखा है। यह सुनकर वो मुझसे पूछने लगी कि क्या आप हाथ देख लेते हैं? मैंने उससे कहा कि बस थोड़ा बहुत गुजारा कर लेता हूँ। यह सुनकर वो कहने लगी कि मेरा भी हाथ देखें। मैंने इनकार किया तो ज़िद करने लगी। आखिर तंग आकर मैंने उससे कहा कि लाओ मैं देखता हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। तो वो फौरी तौर पर मेरे पास सोफे पर आकर बैठ गई। उसका जिस्म मेरे जिस्म के साथ टच हो रहा था, जिससे मेरे अंदर अजीब सी हलचल मच गई। उसने अपना हाथ मेरे हाथ आगे कर दिया। मैंने उसका हाथ उसके अंदाज से पकड़ा कि वह थोड़ा शर्मा सी गई। उसका नरम और मुलायम हाथ पकड़कर मेरा अकड़ गया। मैं कुछ देर उसका हाथ देखता रहा, मगर बोला कुछ नहीं और फिर उसका हाथ छोड़ दिया। तो मुझसे पूछने लगी कि मेरी किस्मत क्या कहती है। मैं फिर खामोश रहा तो उसने फिर सवाल कर डाला। मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे हाथ की समझ नहीं आई। तो कहने लगी, आप जानबूझकर नहीं बता रहे, प्लीज़ बताएं ना। मैं फिर टाला, मगर वो फिर ज़िद करने लगी। मैंने कहा जो मुझे समझ आई है वो मैं तुमसे नहीं कह सकता। तो कहने लगी, क्यों नहीं कह सकते? मैंने कहा कि बात ही कुछ ऐसी है। तो कहने लगी कि आप कह दें। अब मैंने अपना कार्ड फेंकने का फैसला किया। मैंने उससे कहा कि वो किसी लड़के को पसंद करती है। यह सुनकर वो खामोश हो गई। मैंने फिर से अपना सवाल दोहराया तो उसने कहा, हाँ
میں نے اس سے کہا کہ یہ کھیل کتنی دیر سے چل رہا ہے اور کیسے شروع ہوا، تو جھجک گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ بات راز ہی رہ